आवाज आ रही तुम लोग को? तुम्हारे लिए नहीं है आवाज लाने के लिए, इसमें आएगी। ओके, हम बनाना कर रहे थे, हम बनाना कोई कंटिन्यू करेंगे। बेटा क्या कर दिया था बनाना पिछली बार? डिजीजेस पढ़ रहे थे, कौन सी डिजीज पढ़ा दी थी? हाँ नहीं, सीगा टोका नहीं बेटा, सिंगा टोका। हाँ, बनाना में ये पढ़ा दिया होगा, सीगा टोका। हाँ, क्या पढ़ा दिया था? पनामा पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी लिखवा दी, ससेप्टिव वैरायटी लिखा दी, क्या लिखवाया? अरे रुको, हाँ पनामा में रेजिस्टेंट वैरायटी पूवन दिखवा दी ना बेटा। इस पे क्वेश्चन आता पूवन वैरायटी पे कि रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कौन सा? पनामा। ठीक है, नेक्स्ट है ये सीगा टोका। सीगा टोका बेटा लिखो, लिखवा दिया। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी उद्यम, लिखवाई ना? ठीक है, नेक्स्ट ये ला लो, मोको डिजीज। नाम याद रखना, कोई कहीं और किसी फ्रूट में ये नाम नहीं मिलेगा जो यहां नाम मिल रहा है सामने। मोको डिजीज, इसको बैक्टीरियल विल्ट भी कहते हो। देख सकते हो किस हद तक ये हो रहा है, कैसे हो रहा है ये देखो। देखो बनाना सड़ रहा है। अच्छा तुम लोग को एक चीज और पता होगी, तुम्हारे सर भी बताएंगे कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें एक चीज होती है ऊज आउट, ऊजिंग, समझते हो? ये फंगस नहीं, ये बैक्टीरिया से अक्सर होता है। और ये शुगर केन में तुमको एक चीज जरूर मिलेगी, शुगर केन में एक डिजीज मिलेगी जिसमें ये ऊजिंग आउट जैसा इफेक्ट दिखता है। एक डिजीज, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सुनो जरूरी नहीं अभी हो, देख लेना। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज है, वो सड़ा दे रहा है उसको पूरी तरीके से। क्या कर रहा है? पूरी तरीके से उसको सड़ा दे रहा है, पूरी तरीके से उसको खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो मोको डिजीज बैक्टीरियल विल्ट, और याद रखना मोको इसको ही बोलते हैं, बनाना में सिर्फ बोलते हैं। अरे हाँ बेटा, बनाना में, बनाना पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ, सिर्फ बनाना में ही इसको मोको डिजीज बोलेंगे। हो सकता है बाकियों में बैक्टीरियल विल्ट के अलग नाम हो, बट मोको डिजीज इज स्पेसिफिकली, दिस नेम इज फॉर बनाना। बेटा तभी मैंने समझाया था, ये जो पनामा है तो ये विल्ट ना, बट इसका नाम पनामा है स्पेसिफिकली बनाना के लिए। विल्ट विल्ट तो है ये नॉर्मल सा। ऐसे यहां बताया था ये लीफ स्पॉट है, ये फंगस की वजह से। लीफ स्पॉट तो बहुत बहुत से क्रॉप्स में होती है, लेकिन इसमें इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? सीगाटोका। और बोल देगा सीगाटोका लीफ स्पॉट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? बनाना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए। ठीक है, मोको डिजीज बैक्टीरिया विल्ट। ठीक है, इसमें बस लिखो वेक्टर इसका इंसेक्ट होता है बस, क्योंकि हाँ बस टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद रहनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें ये मोको डिजीज नाम याद होना चाहिए। हो गया? इंसेक्ट होता है वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर? वाहन। वेरी गुड, हाँ वाहन, हाँ वाहक। ओके, हाँ वेक्टर क्या होता है? जो डिजीज को कॉज नहीं बेटा, ट्रांसमिट करता है। कॉज तो वो वायरस ही करेगा, या बैक्टीरिया करेगा, या फंगस करेगा, वो कॉज होगा। लेकिन उस डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह कोई वेक्टर लेके जाएगा। जैसे हम और आप भी वेक्टर्स हैं कई चीजों के। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो कोविड-19, उसमें कौन सा वायरस था? कोविड-19 तो बेटा डिजीज का नाम हो गया ना। कोरोना वायरस था जिसकी वजह से कोविड जैसी डिजीज हुई। तो कोरोना वायरस में जो वेक्टर था वो आप और हम थे। हमारे जो ड्रॉपलेट्स थे, हम जब बातें कर रहे थे
है ना, माउथ से जो ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो वेक्टर थे किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, उसको फैलाने के लिए। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के संदर्भ में आएगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है अनहेल्दी पर्सन के वो हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करिए, आइसोलेशन डिस्टेंस। याद रखना उन्होंने ये टर्म नहीं यूज किया डिस्टेंस, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बड़ी सुंदर सी दी, क्या, आइसोलेशन। और आइसोलेशन डिस्टेंस का जिक्र हमारे एग्रीकल्चर में होता है, जब हम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहां भी तो हम आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं। तो वहां से तुम समझ सकते हो कि आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब कि एक इतने आप लगभग इतनी दूरी बना के रखें कि आपको इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज ना हो सके। हम सीड टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करते हैं ना, वहां पे अलग मीनिंग बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बंची टॉप वायरल डिजीज, बंची टॉप वायरल डिजीज। और बेटा देख भी सकते हो कैसा हो रहा है, देखो ऐसा नहीं लग रहा गुलदस्ता बन गया, इसका बुके बन गया है, न्यू ईयर पे देने काम आएगा, ऐसा ही तो कुछ बन गया है ये। अब इसमें इतना ज्यादा इसने अपना फोलियज बढ़ा दिया, इसमें फ्रूटिंग होगी। अब इसका साइज भी देखो कितना ही है, इतना ही है, छोटा सा। इसमें अपना बेटा बनाना आएगा ना, इसमें फ्लावरिंग होगी, ना बनाना बनेगा, ना कुछ बनेगा। ये किसकी वजह से है, वायरस की वजह से है। लिखो, बंची टॉप डिजीज वायरस। हाँ, बीबीटी वायरस बेटा नहीं पता, मैं चेक कर लूंगी कि इसका वायरस का नाम क्या है। बंची टॉप डिजीज, हो सकता है तुमको ज्यादा कुछ पता हो, जरूरी नहीं है। ओके, इसको लिखो, इसका वेक्टर कौन सा होगा, एफिड, एफिड, APHID, एफिड। इसको फैलाने वाला वेक्टर कौन है, एफिड। रेजिस्टेंट वैरायटी विरूपक्षी, विरूपक्षी, VIRUPAKSHI, विरूपक्षी। बेटा लिखो वी, इसमें वी, दिख रहा है, विरूपक्षी। और इसके लिए वायरस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। हाँ, टेट्राजोलियम TZ टेस्ट, इसको चेक करने के लिए बताएंगे कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, तो मैं सर पढ़ाएंगे। नॉट ओनली फॉर सीड वायबिलिटी, ऑल्सो फॉर चेकिंग द वायरस इन्फेक्शन और नॉट। लिखो, TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। चल नहीं रहा है बट यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा, चल लाइव नहीं है, अच्छा। बंची टॉप डिजीज वायरल, ओके बेटा। लास्ट, कोनकन डिजीज। और याद रखना बेटा, इसको कभी कभी बोल देते हैं बनाना ब्लैक मोज़ेक वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोनकन डिजीज। बनाना ब्लैक मोज़ेक वायरस ऑल्सो कॉल्ड एज कोनकन डिजीज। पहले इसको कोनकन ही कहते थे, एक नाम, एक जगह का नाम है, हाँ वही सदन में, उधर से आया। हाँ एक्चुअली इसलिए ऐसा होता है कि पहले से उस जगह पे था वायरस तो उसका टर्मिनोलॉजी दे दी, अब वहां से पूरे जगह फैल गया,
तो अब एक कॉमन नेम दे दिया बनाना ब्रैक्ट मोजैक वायरस। ओके देखो नैंड्रॉन इज हाईली ससेप्टिबल। नैंड्रॉन NENDRAN नैंड्रॉन is highly susceptible. NENDRAN nandron is highly susceptible. ठीक है बेटा देख सकते हो ये देखो बनाना का साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, लीफ पूरी तरीके से बर्निंग इफेक्ट आ रहा है। और मोजैक तो तुम लोगों को पता ही होगा, मोजैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसमें होती है? टबैको और लेडी फिंगर। लेडी फिंगर कौन? ओकरा, हिंदी में बता दो। भिंडी सबसे मेजर प्रॉब्लम है मोजैक की, ठीक है। और भाई देखो माना एग्जाम आने वाला है, साथ में कोरोना भी आने वाला है ना, ऐसे नहीं बोलो, सच्चाई है। मास्क लगा के आओ सब लोग, अपनी फुल सिक्योरिटी करके रखिए। एग्जाम से पहले अगर 1-1.5 महीना अगर लग गया ना, हमको लगा है 2 बार लगा है, अगर लग गया ना 1 से 1.5 महीना जाता है लाइफ का। आइसोलेशन डिस्टेंस तो हम मेंटेन करवाएंगे, आप सब मास्क लगा के आओ, अपने अपनी प्रोटेक्शन करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्रॉप। क्या बेटा? क्या बोले बेटा? जंक फ्रूट, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्यों पढ़ना? कटहल पसंद है खाना? नहीं बेटा पहले मेजर क्रॉप करेंगे, ठीक है। सुनो बातें करने लगे, बड़ी मजा आ रही है। 5 महीने बाद एग्जाम है, तुम लोग बातें कर रहे हो, अजीब बेशरम हो सबके सब। सुनो 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 सुनो, मैंने लिखवाया ना हेक्सानॉल वगैरह पूरा लिखवाया, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है इस पे क्वेश्चन आता है, वो लिखवा दिया है। और बाकी आपको उसका नोट्स मिल जाएगा, किसका? वैरायटीज का। हाँ मैंने कल होमवर्क दिया था पिछले टर्न पे, मेसोकार्पिक होमवर्क, कौन पता कर क्या है? मेसोकार्पिक होमवर्क दिया था, कोई करके आया? हाँ व्हाट इज मेसोकार्पिक, पता कर क्या है? जो क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्रूटिंग देती है उसको मेसोकार्पिक कहते हैं। जैसे सच एज बनाना, सच एज पाइनएप्पल, ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड मेसोकार्पिक। इसलिए बनाना के साथ टर्मिनोलॉजी यूज की थी मेसोकार्पिक। हाँ अपने पूर्ण जीवन में एक बार फल देती है, फिर उसको काटना पड़ता है, बेटा यही समझाया था, तभी हमने मेटकिंग करवाई थी। ये अभी खुला भी हुआ है बाय लक, तभी हमने ये पढ़ाया था मेटकिंग, सीक्वेंशियल कटिंग तभी कर रहे थे, हटा रहे थे इसको, एक बार फ्रूट दिया हटा रहे थे, तभी हटा रहे थे। ओके नेक्स्ट डाले हेडिंग पपाया। हाँ पपाया, पपाया बॉटनिकल नेम कैरी का पपाया, लिखते जाइए। बॉटनिकल नेम कैरी का पपाया। फैमिली कैरी केसी, बेटा लिख लोगे सब? ये तो बचपन से लिख रहे हो, नहीं BSc से लिख रहे होगे, 11-12 से। बॉटनिकल नेम कैरी का पपाया।
फैमिली, कैरी केसी। और एक और अनाउंसमेंट, बेटा आप लोगों में से मुझे सिर्फ कुछ ही बच्चे देखते हो शाम वाले बैच में। मैंने पहले ही फर्स्ट डे कहा था कि मेरे साथ डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ही बच्चे आते हैं शाम वाले बैच में। कौन सा कोर्स चल रहा है आपको पता है? उनका पोमोलॉजी खत्म हो चुका है, वहाँ पे ओलेरी कल्चर पढ़ा रहे हैं, अनियन पढ़ाना स्टार्ट किया है जस्ट। वहाँ पे कोल क्रॉप सारी पढ़ा दी और सोलेनेसी क्रॉप सारी पढ़ा दी है, अब बल्ब क्रॉप स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आप आना स्टार्ट करो। फ्राइडे सैटरडे 3 बजे, 2 दिन बस, फ्राइडे सैटरडे 3 बजे से क्लास हो रही है, वहाँ पे आओ। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप साइड में लेके चलोगे अपना ओलेरी कल्चर, उसी में ऐड अप करने वाले हैं क्या अलग चीज़ है उसमें, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप और एरोमेटिक और स्पाइसेस उसी के साथ लेके चलने वाले हैं उसमें। तो वो आपका इधर खत्म होगा और पीछे से तो हम आपको बना ही रहे हैं सुबह बैच में, तो आपका 1-1.5 महीने में उनके लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, 1-1.5 महीने में कोशिश करेंगे आपको संदर्भ में सारा बता के उनके लेवल पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसे शाम वाली क्लास 3 बजे से, बेटा ध्यान रख लो, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 बजे से। अगर ये मेरा फिक्स शेड्यूल है, अगर बाई चांस क्लास कैंसिल होती है तो आप लोग के पास मैसेज पहुंच जाएगा, पहुंच जाता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, कैरी का पपाया, फैमिली कैरी केसी, ओरिजिन मैक्सिको, मैक्सिको, और बोटॉनिकल नंबर 18, बोटॉनिकल नंबर 18। अरे क्रोमोसोम नंबर, सॉरी बेटा क्रोमोसोम नंबर, हाँ हमसे तो गलतियां हो ही नहीं सकती, हम तो भगवान है ना स्वयं। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18। बेटा लिख लिया? तुम आए नहीं थे शाम वाले बैच में, होमवर्क दिया वहाँ सबको एक एक करके, तुम भी अपना टॉपिक ले लेना मुझसे, वो टॉपिक प्रिपेयर करके लाना, और यहाँ आके बोलना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक एक टॉपिक दिया है, वो एक एक टॉपिक आके यहाँ बोलेंगे, एक एक क्रॉप। ठीक है, तो तुम लोग भी उस लेवल पे आ जाओ, यही चीज़ तुम लोग के साथ करेंगे। ठीक है, हाँ पढ़ाना पड़ेगा। अदर्स नेम, फर्स्ट बैकयार्ड फ्रूट, बैकयार्ड फ्रूट, बैकयार्ड लिख लोगे, बैकयार्ड बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घर के पीछे, बैकयार्ड फ्रूट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है होलसम फ्रूट, होलसम फ्रूट, दुनिया के सारे न्यूट्रिएंट इसमें है, सारे न्यूट्रिएंट्स। बेस्ट है विटामिन ए है, हाईएस्ट किसमें? मैंगो में, सेकंड इसमें है पपाया में विटामिन ए। हाल क्या बेटा? ये सर्च करना मेरे हाँ कैरेट में होलसम फ्रूट। अपनी अलग ही कोचिंग चला रहे होते हैं, हम कह रहे सामने हमसे पढ़ लो, बाद में एक आपस में एक दूसरे को पढ़ा लेना। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट फ्रूट, लेकिन बेटा याद रखना ब्रेकफास्ट फ्रूट, एक फ्रूट तुम लोग को और पढ़ाएंगे ग्रेप फ्रूट, उसमें इसकी टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा अदर नेम सबसे ज्यादा महत्व रखता है ब्रेकफास्ट फ्रूट। किसमें? ग्रेप फ्रूट में। अगर ऑप्शन में ग्रेप फ्रूट हुआ कि विच इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट फ्रूट, अगर ऑप्शन में ग्रेप फ्रूट हुआ तो ग्रेप फ्रूट को मार के आना, इसको मत मार के आना, पपाया को ना हो तो इसको मार के आना, ग्रेप फ्रूट लिखो ऊपर होमवर्क। हाँ, डिफरेंस बिटवीन ग्रेप, डिफरेंस बिटवीन ग्रेप,
ग्रेप, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप यार्ड, ग्रेप यार्ड, ग्रेप वाइन, वाइन, ग्रेप वाइन, GRAPEWINE, ग्रेप वाइन, और ग्रेप यार्ड। ठीक है, पता करके आना चारों में डिफरेंस। और याद रखना अगली टर्म में पूछूंगी, अगली टर्म में बहुत मारूंगी अगर नहीं पता है। अब हमसे पूछ लो क्या है, हम कह रहे होमवर्क, अभी पूछ लो क्या है। मतलब खुद मेहनत ना करनी पड़े, गूगल पे देखेंगे छम्मा छम्मा, और यहाँ पे तुम्हें नहीं मतलब कि गूगल का सही इस्तेमाल करना नहीं देखना है। हाँ तो यही तो है ना, आप सही उसमें वेबसाइट पे जाके चेक करिए, सब दिखेगा, पहले देखो। चलो नेक्स्ट, एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील, Andhra Pradesh has maximum area, production and productivity of papaya. आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी। बेटा डिफरेंस होता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, फर्स्ट डे ही समझाया है, समझाया ना। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है, ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एरिया हाईएस्ट इन आंध्र प्रदेश। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में। वेरी गुड। लिखो इंपॉर्टेंस एंड यूजेस, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। सेकेंड मोस्ट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सेकेंड मोस्ट रिच सोर्स of vitamin A, 2020 IU 2020 2020 IU पर 100 ग्राम, और मैंगो में 4800 4800, और इसमें 2020 IU पर 100 ग्राम। पपाया में एक होता है कार्पाइन, कार्पाइन या कार्पीन है, क्या है? दवा है ना, इसी से बनती। अगर वो तुम नेचुरली चाह रहे हो तो इससे एक्सट्रैक्शन करोगे, आर्टिफिशियली चाह रहे हो तो लैब में जो भी करो। तो कार्पीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया, कार्पीन is obtained from papaya, is used for heart, used for heart, used for heart, 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 used for heart stimulant। इसलिए मैं स्टिमुलेंट लिख रहा हूँ, कॉग स्पेल लिखो। हार्ट स्टिमुलेंट यानी कि हार्ट की जो रफ्तार है उसको सही रखने के लिए कार्पिन यूज करते हैं, जो पपाया में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। पपाया खाते रहिए, आप सही रहेंगे, आपका दिल मजबूत रहेगा, आप सही रहेंगे, बट हम नहीं खाते। नहीं बेटा सुनो, ये हार्ट स्टिमुलेंट का मतलब है कि हार्ट आपका हेल्दी, उसको ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। स्टिमुलेंट का मतलब है कि आपका हार्ट बहुत हेल्दी पंप कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आर्टरीज वेन्स में कचरा जम जाता है, हार्ट इजीली पंप नहीं करता है, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है। ये जो जिम विम में स्टेरॉइड वस्टेरॉइड लेते हैं ना, स्टेरॉइड और ये प्रोटीन पाउडर, हार्ट अटैक। अभी एक ही रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्टर भी गए, उसमें 2 गए हैं, एक तो कॉमेडियन थे और एक बहुत थे जो बिग बॉस में रह चुके थे।
ये उनका नतीजा है। इतना ज्यादा भी नहीं लेना है। आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर आर्टिफिशियल मीन है, इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और ऊपर से रहमानी वो स्टेरॉइड भी लगाते हैं साथ में, इंजेक्शन लेते हैं स्टेरॉइड्स का, ताकि बॉडी बन जाए दिखाने के लिए। अंदर ही से भले वो कचरा हो, एकदम मरी बुझी हो, लेकिन बाहर से दिखनी चाहिए बहुत अच्छी है। और फिर वो क्या, हार्ट अटैक। तो पपाया में नेचुरली ये प्रेजेंट है, इसको खाएं, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी इज प्रेजेंट, विटामिन सी इज प्रेजेंट। $85 mg per 100 ग्राम, 85 mg per 100 ग्राम। हो गया। लिखो कैरिक्सेंथिन, येलो पिगमेंट जो है पीला पीला, वो पिगमेंट का नाम है कैरिक्सेंथिन। कैरिक्सेंथिन, कैरिक्सेंथिन। और पता भी होगा जो स्पोर्ट्स में बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल टीम वगैरह में आजकल बहुत पकड़े जाते हैं, न्यूज में आए दिन आता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया। एक डोप एजेंसी है, तो अगर आप स्टेरॉइड लगा के गेम खेलने जा रहे हैं, आपको बाहर निकाल देंगे। डोपिंग, डोपिंग पता होगा मुझे, एजेंसी नाम याद है, लेकिन वो हाँ है। स्टेरॉइड भी ड्रग्स है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ड्रग्स का अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ वो मतलब नहीं है ड्रग्स का, ठीक है। हाँ, एरोमेटिक बेटा मेडिसिन है। ड्रग्स का मतलब है ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूट जो किसी भी डिजीज को एलिमेंट में हेल्प करता हो, वो ड्रग्स होता है। वो हमारे मेडिसिनल प्लांट, तुलसी में भी होता है, अश्वगंधा सर्वगंधा में भी होते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स का वो मतलब नहीं है जो आज जो तुम लोग समझते हो कि वो चरस गांजा और अफीम, नहीं। हाँ अफीम है, मतलब सिर्फ उतना ही सीमित नहीं है। ड्रग्स एक्चुअली पॉजिटिव टर्म है जो डिजीज वगैरह में क्योर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कैरिक्सेंथिन, येलो पिगमेंट, इसी को कहते हैं येलो पिगमेंट इन पपाया इज ड्यू टू कैरिक्सेंथिन। लिख लिया बच्चे? बच्चा लिख लिया? अब ये आओ, कितने लोग मीट खाते हो, हाथ उठाओ। कितने लोग मीट खाते हो, हाथ उठाओ। हाँ हाँ, मीट, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वेरी गुड। सुनो, मीट वो खाते होगे ना जो आता है, सुनो बेटा, पशुपालन से खाओगे, अपने घर में थोड़ा उसको पालोगे कि काटोगे, काट भी नहीं पाओगे। याद रखना, पालने वाले अलग होते हैं, काटने वाले अलग होते हैं। जो पालता है वो काट नहीं सकता, और खाने वाला अलग है। वेरी गुड, ठीक है। सुनो, तो जो आप लोग मीट लेकर आते हो ना मार्केट से, बाहर से, तो हार्ड होता है वो, पता नहीं, मैं नहीं खाती, मैं तो अंडा भी नहीं खाती, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो मीट होगा उसको आपको बॉईल करना पड़ता होगा बहुत टाइम के लिए, उसको कह सकते हैं टेंडर करने के लिए, टेंडरेंस, उसको बताओ तुम ही लोग, टेंडर करने के लिए, या उसको पकाना बहुत टाइम पे रहता है, क्योंकि वो ताकि हल्का सा टेंडर हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, खाने लायक हो जाए, कि ऐसे आके कच्चा खा ले, नहीं ना। तो पैपिन एक टाइप का पिगमेंट होता है जो ये पपाया से मिलता है, पैपिन। हाँ बेटा, उसको मिल्क नहीं कहेंगे, वो बफलो काउ नहीं है, मिल्किंग नहीं कहेंगे उसको, हम बता रहे क्या कहेंगे, रुक जाओ। इसलिए हमने दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ पैपिन, ठीक है। ये मतलब क्या ना, कभी अपने एमएससी के कई उसमें कि वी विल मिल्क द पैपिन फ्रॉम द पपाया। मिल्किंग इज ओनली फॉर व्हेन वी आर गेटिंग इट इन द क्रूड फ्रॉम द केटल्स। हाँ, पैपिन इज ए एंजाइम, है ना। तो क्या करते हैं बेटा, सब लिखना चालू मत करो, पढ़ लो पहले, लिखा तो किताबों में भी है, रुक जाओ सुन लो। तो क्या होता है बेटा, ये जो एंजाइम है ये आपके मीट को टेंडर करने में हेल्प करता है। इससे च्युइंगम्स भी बनती है, च्युइंगम, हाँ खाने वाली इसी से बनती है, बाकी और भी यूज होते हैं।
तो इसको लिखो पैपीन। याद रखना ये जो टर्म है ना पैपीन, जैसे रबड़ में वो चीज लैटेक्स हो जाती है, रबड़ में क्या हो जाती है, लैटेक्स हो जाता है, और इसमें यही चीज क्या हो जा रही है, पैपीन। ये टर्मिनोलॉजी पैपीन और किसी क्रॉप के साथ नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसमें, पपाया में। बेटा देखो क्या करते हैं, ये जब 3/4 मैच्योर होता है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योरिटी और राइपनिंग में अंतर होता है, ठीक है। मैच्योरिटी यानी कि उसने अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया उस क्रॉप फ्रूट ने या क्रॉप ने। राइपनिंग का मतलब कि अब वो यहां से एंड तक पकेगा, इथाइलिन प्रोडक्शन करेगा और अपने पकेगा और टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, उसमें पैक्टिन का कंटेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जब 75% पर जब मैच्योर होता है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं, राइपनिंग तो छोड़ो अभी हुई नहीं, हरा हरा होता है जब 3/4 मैच्योरिटी, इसके ऊपर इंसीजर्स मारते हैं, ब्लेड लेके ऐसे ऐसे करके मारते हैं, हल्का सा ऊपर ही, ज्यादा डीप नहीं करते एकदम कि दाश तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं, बाद में इसकी क्रॉप बहुत सारा लेटेक्स लेना है, मतलब बहुत सारा पैपीन लेना है, तो इसमें इंसीजर्स मारते हैं। इंसीजर मारते देख सकते हो यहां से एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकल रहा है, व्हाइट कलर का पदार्थ निकल रहा है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं और इसको पैपीन के नाम से, एंजाइम के नाम से बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल मीट को टेंडराइज करने में, जो रेडी टू कुक्ड मीट होते हैं ना मार्केट में, जो वो नहीं जो मार्केट से लेके फ्रेश, जो रेडी टू कुक्ड प्रोसेस वाला जो पैकेट होता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है पैपीन का, और इसको च्युइंगम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बेटा आप समझ में आया, लिखो पैपीन। नहीं बेटा नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने सब समझाने के लिए लिखा है, ये देखो देखो ये रेसिड्यू है, फिर कूलिंग किया, कंसंट्रेट किया, इसको ड्राई किया, इसका पाउडर बनाया, इसको छाना, उसके बाद इसको पैकेज किया, और फिर ये एक्सट्रैक्ट पाउडर पैपीन के नाम से बेच रहे हैं, इसको सुखा के पाउडर रिफॉर्म करके छान के पैक करके बेचते हैं। बस ये दिखा जाता है, तुम्हें लिखना नहीं है चीज। और ये बस देखो कि एक बेचारे सर खड़े हुए हैं और ये कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, देखो, और ये इस टाइप के इंसिशंस बन के कलेक्शन होता है, ठीक है। अब लिखो पैपीन इज यूज्ड इन मीट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पैपीन इज यूज्ड इन मीट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। is used in meat and textile industry. It can tenderize, it can tenderize, T-E-N-D-E-R-I, it can tenderize, it can tenderize, हाँ, तो ना, it can tenderize meat, leather, हाँ टेंडर, TENDER, 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 कोई बात नहीं, TENDER, टेंडर। इट कैन टेंडराइज मीट, लेदर, MEAT बेटा, ये वाला मीट अलग है, ये जब मिलते हैं किसी से तब मीट, MEAT, मीट, लेदर, लेदर वही जो जिसके जैकेट्स पहनते हो, च्युइंगम, हाँ च्युइंगम, CHEWING, च्युइंगम। अगर तुम लिख नहीं पा रहे हो तो और अकेले बैठे हो तो तुमको मैं बहुत मारती, हाँ पता है, च्युइंगम, ठीक है। नेचुरल सिल्क और रेयन, नेचुरल सिल्क और रेयन, rayon and dental preparation, natural silk and rayon and dental, DENTAL, dental preparation। कभी कभी देखा होगा जब दांत उखड़ जाता है तो एक बॉल से में वो आपका दांत का छाप लेते हैं करने के लिए, किसमें करो, फिर वही आर्टिफिशियल दांत बना के लेके आएंगे, कभी गए हो,
हाँ उसी शेप का उसमें बना के लेके आते हैं, वो उसमें भी पैपिन का यूज करते हैं। हाँ हाँ अभी डिबेट चैनल चालू करे, रुको 2 मिनट रुको, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेटिंग है। हटा लो ना, बहुत मारेंगे। दिखाओ। ऐसी राइटिंग अगर एमएससी में लिखी, हम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम 2 साल में डिग्री करोगे। ये मत लिखना ऐसी राइटिंग, सुधार लो। हाँ ये राइटिंग बेटा सही कह रहे, ये राइटिंग सही नहीं है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर से क्लियरेंस नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स लिखने पड़ते हैं एमएससी में। एमएससी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एमएससी भी तो देखो क्या करोगे वहां जाके। 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर में 4 बार मिड टर्म, 4 बार फाइनल टर्म और 4 बार प्रैक्टिकल। और अगर सीएसए में पहुंच गए तो वो जो प्रैक्टिकल है वो भी तुम्हारा मिड टर्म है, उसमें भी वो लिखवाएंगे ही बस। सर भी पूछ लो तुम। चलिए नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट एंड सॉइल, लड़कियों की राइटिंग देख के दिल खुश हो जाता है। ये मतलब ये ऐसी राइटिंग है जिनको लाइक दिखाना चाहिए कि सीखो। हाँ बहुत। हाँ लिखो, और वो तुम करोगे नहीं। क्लाइमेट एंड सॉइल, तुम्हें भगा दूंगी मैं। क्लाइमेट एंड सॉइल, इट इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट, तुम्हारी बहुत अच्छी राइटिंग है, आई लाइक इट। इट इज, बस अपनी स्पेलिंग स्टोरीज देखते हो चलना। नहीं स्पेलिंग भी सही है, जरूरी लड़कियों से उससे भी सीख लो, वो बैठा हुआ है। क्या है? क्या बोला उसने? इट इज ट्रॉपिकल फ्रूट एंड इट इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तुम ही बताओ रीबॉक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक? और इसमें कौन क्लाइमेट्रिक है कौन नॉन क्लाइमेट्रिक है? क्यों? What are the difference between climatic and non-climatic? What is the difference between climatic and non-climatic? जो मौसम में आए वो क्लाइमेट्रिक है, जो बिना मौसम के है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। खड़े हो तुम जरा, लास्ट वाले। बेटा जो तुम बता रहे हो ना उसको क्लाइमेटिक फोर्सिंग कहते हैं। बैठो। जो फ्रूट्स मैच्योरिटी प्लस राइपनिंग प्लांट पे करते हैं उन्हें नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। और जो फ्रूट्स अगर चाहें, अगर मैच्योरिटी पूरी कर ली है और उसको आप हार्वेस्ट कर ले और वो अपनी राइपनिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसे हम क्लाइमेट्रिक कहते हैं। मतलब पपाया अगर ग्रीन स्टेज पे है, इसको तोड़ लो और इसको रख दो तो ये पीला हो जाएगा, पक जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी पूरी हो जानी चाहिए, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी हो जानी चाहिए थी। इसलिए क्या ऐसा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक है। यही काम ग्रेप के साथ नहीं कर सकते। अगर जिस स्टेज पे तोड़ोगे वो उसी स्टेज पे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगी, वो राइपनिंग भी नहीं होगा। यही चीज आप पाइनएप्पल के साथ नहीं कर सकते, मैंगो के साथ आप कर सकते हैं, घर पे देखा भी होगा आम पक जाता है। सिट्रस में ये चीज नहीं कर सकते, सिट्रस भी नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है? किसके साथ? जैक फ्रूट के साथ क्लाइमेट्रिक है। ठीक है? जैक फ्रूट का बड़ा याद आ रहा है, तुम लोग दोनों के फेवरेट है क्या?
देखो बेटा, इधर एक, देखो बेटा, एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तुम इसी बैच में आए हो? इसी बैच में? तुम शाम वाले बैच में कभी नहीं आए? चलो ठीक है। तुम शाम वाले बैच में मेरे आंखों सामने मत पढ़ना, तुमको बताऊंगी मैं। क्लाइमेट्रिक है ना, क्योंकि उस शाम वाले बैच में इस चीज को इतने अच्छे से समझाया कि उनके अब जबान से हट ही नहीं सकता। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। देखो, एक ये फ्रूट है, ठीक है, मानो ये फ्रूट है, चलो कोई नहीं, ये फ्रूट है, ठीक है, ये डाल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्रूट क्या है, मैच्योरिटी पूरी कर ली है, इसने अपना साइज अटेन कर लिया है और साइज फुल ग्रोथ साइज हो चुका है, लेकिन हरा हरा रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इसको हार्वेस्ट करो या ना करो। उसी ऑप्शन का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग, अगर ये फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद पक जाएगा, राइपनिंग हो जाएगी, तो ये कैसा फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक है। और अगर ये फ्रूट हार्वेस्टिंग होने के बाद नहीं पकता है, राइपनिंग नहीं होती है, जबकि वो सड़ता है, गलता है, मरता है, लेकिन वो पकता नहीं है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक एग्जाम्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, पोम के, एप्पल, ठीक है, लीची नहीं, लीची यहां, यस एप्पल इज क्लाइमेट्रिक, एप्पल, ठीक है। यहां पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ठीक है, सिट्रस, सारे सिट्रस, लेमन, लाइम, गुआवा इधर क्लाइमेट्रिक, लाइम, लेमन, ग्रेप फ्रूट, पमेलो, ठीक है, स्वीट ऑरेंज, मैंडर, सब यहां पे, ठीक है। और एक बार याद रखना, यहां पे होता है मस्क मेलन। मस्क मेलन क्लाइमेट्रिक होता है, लेकिन वाटरमेलन नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। इस पे क्वेश्चन आता है, वाटरमेलन और मस्क मेलन पे, मस्क मेलन और वाटरमेलन पे। तुम नॉन क्लाइमेट्रिक कौन सा? वाटरमेलन, क्लाइमेट्रिक मस्क मेलन। यानी कि मस्क मेलन अगर लगा हुआ है और उसने अपनी मैच्योरिटी पूरी कर ली है, तो फार्मर अगर उसको हटा भी देगा तो ये पकेगा, राइपनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाटरमेलन लगा है, तरबूज लगा है, और फार्मर ने अगर मैच्योरिटी पूरी हो गई है और फार्मर ने इसको हटा दिया अगर, तो ये नहीं पकेगा, ये सड़ेगा, गलेगा, मर जाएगा, लेकिन ये खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इसके मदर प्लांट पे अटैच रहना बहुत जरूरी है, ताकि ये राइप हो सके, इसलिए ये कैसा फ्रूट है? नॉन क्लाइमेट्रिक। आज के बाद भूलना मत, हाँ? आई एम गेटिंग कंफ्यूज। मैं चेक कर, अभी बताइए, जस्ट चेक करके, ठीक है। देखो चेक कर बताइए, रुक जाओ, ठीक है, ओके। पपाया इज अ डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल, पपाया इज डे न्यूट्रल प्लांट। हाँ, फालसा इज नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है। सुन लो, नॉन क्लाइमेट्रिक आंवला, बेर, कैश्यूनट, चेरी, सिट्रस, ग्रेप, जामुन, लीची, लोकट, फालसा, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये सारे कैसे हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है अनोना, कस्टर्ड एप्पल, एप्पल यानी कि सेब,
एप्रिकॉट, अवोकाडो, बनाना, ब्लूबेरी, चेरी मोया, क्रेनबेरी, फिग अंजीर, गुआवा, जैक फ्रूट, कीवी फ्रूट, मैंगो, पपाया, पीच, पियर, प्लम, रसबेरी एंड सपोटा। ये सब कैसे है? क्लाइमेट्रिक है। तो हर इंफॉर्मेशन नहीं फीड रहती, तो नॉन क्लाइमेट्रिक। चलो, पपाया इज डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। (22 to 26 degree centigrade). It is sensitive to frost, strong wind and water stagnation. Frost, strong wind sensitive. It is sensitive to strong wind, frost and water stagnation. And water stagnation. देखो, अगर पानी भर जाए ना तले में पपाया के खूब सारा, तो ये डिजीज आती है फुट रॉट या स्टेम रॉट। फुट रॉट मतलब क्या? पैर। किसका पैर? तुम्हारा? पपाया का पैर। तो पपाया के पैर में क्या होती है? रॉटिंग। रॉटिंग मतलब सड़ना। पहले टर्म में वो छोड़ो, बैक्टीरिया फंगस, सड़ना। तो ये किसकी वजह से होती है? वाटर के स्टैग्नेशन। वाटर स्टैग्नेशन मतलब क्या हो गया? वाटर वहां पे जमा हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई, ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज से बचाना। किसको? पपाया को। पानी नहीं भरना चाहिए फील्ड में। अगर पानी तुम्हारा एक दिन भी वहां ठहर गया, फुट रॉट बोलेगा नॉक नॉक, हाय तुरंत, हाँ नॉक नॉक, तेरा बाप आया। ठीक है, इसलिए पानी नहीं रुकना चाहिए। किस फील्ड में? पपाया में। वाटर, पपाया इज सेंसिटिव, पपाया इज सेंसिटिव फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब पाला। फ्रॉस्ट, strong wind and water stagnation. pH 6.5 to 7, 6.5 to 7, 6.5 to 7। ठीक है, क्या बेटा? क्या बेटा? बेटा पीएच मिट्टी का होगा, सॉइल का पीएच होता है। पपाया का पीएच कैसे करोगे? पपाया का पीएच निकालोगे? पैपीन का नहीं बेटा, इसका सॉइल का पीएच चाहिए। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिनको पीएच ये चाहिए होता है, जैसे बेल, आंवला, ये पीएच पे उगते हैं 9 से 10। कुछ ऐसे जो 11-11 तक उगते हैं, बेर। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं, पढ़ाएंगे तुम लोग को। बेटा पीएच सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बॉटनी। बॉटनी, तुम ही लोग बताओ फ्रूट टाइप क्या है इसका? फ्रूट टाइप क्या है इसका? बताने की जरूरत है क्यों बेरी है और क्यों नहीं ड्रूप है? तो हमें बताओ क्यों नहीं ड्रूप है, हमें बताओ। चुप रहो जरा सब, चुप। तुम बता बेटा, बेटा बेरी है, ड्रूप क्यों नहीं है?
बेटा बेरी और ड्रूप में डिफरेंस समझते हो? नहीं बेटा, थोड़ा खोल के बैठो दिमाग को, सुनो। आप बताओ बेटा, लास्ट में बेरी और ड्रूप, बैठ के बताओ, शर्माओ मत, कुछ तो कोशिश करो, गलती तो बताओ कि मैं कौन सा तुम लोग को टांग दूंगी यहाँ पे उल्टा। गलती बताओ, कुछ तो बताओ। बेरी समझते हो? ड्रूप, ड्रूप में अच्छा कौन से फ्रूट होते हैं? आप बगल वाले बताओ। मैंगो ड्रूप होता है, तो क्यों ड्रूप है? आउटर क्या है उसका? हार्ड होता है। उसका सीड का आउटर कवरिंग जो है वो हार्ड है। हार्ड है बेटा, बहुत हार्ड है। अरे नहीं, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, वैसे ही वाला बहुत हार्ड है वो। इसलिए वो क्या सा फ्रूट है? ड्रूप है, स्टोन फ्रूट है। लेकिन जो बेरी है, तो पता होगा, जो पपाया का सीड होता है उसके आउटर कवरिंग में एक बहुत ही पतली सी लिक्विडी फॉर्म की फिल्म होती है, हार्ड नहीं होती वो। इसलिए कौन से में? बेरी। और बेरी में जो सीड्स, फ्रूट में जो सीड्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जब मना है वहां से उग रहे हैं। कोई उनका वो नहीं है कि सेंट्रल में एक बन के रहेगा, नहीं, कंसंट्रेटेड नहीं होते, डिस्पर्स्ड होते पूरे फ्रूट में। इसलिए कैसा फ्रूट है? बेरी। तो पपाया कैसा फ्रूट है? बेरी। फ्रूट टाइप क्या? बेरी। एडिबल पार्ट मेसोकार्प। एडिबल पार्ट मेसोकार्प। मेसोकार्प। एडिबल पार्ट मेसोकार्प। ठीक है, चलो ये लिखो, और एक एक अच्छे से लिखना। हाँ, इसमें यही लिखा दे रहे हैं, बाकी दो का भेज देंगे, क्योंकि ये बहुत कम है ना, ये बहुत कम है, और बहुत जल्दी तुमको यहीं पढ़ता समझा भी देंगे, पढ़ भी जाओगे यहीं पे। बेटा ध्यान दो, इसी साल यूपी कैटेट पार। नहीं, इसी साल बेटा यूपी कैटेट पार। यहाँ पे पंच योजना बना के मत बैठना। हम बिल्कुल नहीं चाहते जो शक्लें हम तुम्हें इस बार देख रहे हैं अगले साल देखें। हमें अगले साल इनमें से कोई भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बता रहे सबके सब एक अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एमएससी करते हुए दिखने चाहिए, ठीक है? तुम लोग को पूछ ही नहीं रहे कि मैम ये गायनोडायोसियस और डायोसियस क्या है? नहीं, अब नहीं पूछो, अरे अब नहीं। चलो अच्छा लिखो, एक एक सारी वेराइटीज लिखो, फिर बता दे व्हाट इज गायनो। एक बार मैंने तुम लोग को शायद आइडिया दे दिया डायोसियस और मोनोइशियस का, है ना?
हो गया? लिख लिया? लिख लिया? ये देखो टर्मिनोलॉजी। बेटा सुन, मैं अब जल्दी से मुझे रिकॉल करवाओ कि मैंने तुम लोग को एक बार, सबने लिख लिया ना? लिखो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी, विद इन 1 मिनट जल्दी कंप्लीट करो। ऐसा नहीं होगा मैं जेल से भाग के आई हूँ। अभी जेल से भाग के आया। हाँ, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। विद इन 1 मिनट कंप्लीट करिए तुरंत। अब जो ठीक है, वैरायटी ऑफ पपाया। बेटा अब देखो, गायनोडोइशियस और डायोशियस में क्या डिफरेंस होता है? गायनोडायोशियस और डायोशियस में क्या अंतर होता है? कुछ ज्ञान सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? चलो बेटा रिकॉल करवाओ मुझे। मैंने बताया था एक मोनोइशियस और डायोशियस। डायोशियस में क्या हो रहा था, मोनोइशियस में क्या था और डायोशियस में क्या था?
मोनो में क्या हो रहा था, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे थे, तो ऐसा बना दूं मैं इसको, चल जाएगा। और डायोशियस में मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट में थे, बना दूं ऐसा, सही है, सही बच्चे, ठीक है। अब देखो हो क्या है, डायोशियस। अच्छा ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसमें, पपाया में। पपाया में ये प्रॉब्लम है डायोशियस वैरायटी की। क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज तो मेल और फीमेल का कोई रेशियो नहीं है। और तुम्हें और बता दें, या तो मेल और फीमेल जो सीड्स हैं वो बिफोर जर्मिनेशन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, या वो टेस्ट वेस्ट होते हैं, ठीक है। और या तो उसका फिजिकल टेस्ट है कि आप जब आपने सोइंग कर दी तो जो मेल प्लांट होगा ना बहुत मुस्टंडा प्लांट होगा, सारा न्यूट्रिएंट इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, खूब बड़ा हो जाता है, खूब बड़ा बड़ा, और एकदम हर्बी हर्बी ग्रीन ग्रीन, और एकदम मतलब कि हट्टा खट्टा प्लांट दिखेगा जरा से में स्टेज में 30 दिन में। और जो फीमेल होगी बहुत कमजोर होगी, सूखी सूखी सी होगी, दुबकी दुबकी रहेगी और बहुत कमजोर होगी जो फीमेल होगी। जो मेल प्लांट होता है वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करता है और फीमेल बहुत स्लो स्लो करती है। तब पता चल जाता है कि ये मेल और फीमेल है, तो क्या करते हैं, मेल को हटा देते हैं। अगर 100 प्लांट में 10 प्लांट की बस जरूरत है तो बाकी हटा दो, ठीक है। लेकिन ये तरीका हर बार सक्सेसफुल नहीं रहता है। हो सकता है कि वो फीमेल हो, जिम विम जाने लगी हो और स्ट्रांग बन गई हो, और तुम फीमेल को ही हटा रहे हो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख देख के, ठीक है। तो डायोशियस, जिम का मतलब बेटा वो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा ले रही हो, ये मत लिखा ना कि वो जिम जाने लगी हो अपने पेपर में, और तुम्हारे टीचर पूछे किसने पढ़ाया और सीएसए में मेरा नाम और खराब करोगे ठीक है बेटा। जिम ये मतलब क्या ना, स्टेटमेंट भी तो बताने के लिए कि जिम मतलब कि न्यूट्रिएंट्स खूब सारा एब्जॉर्ब कर, हो सकता है तभी वो हेल्दी हो गई हो, ठीक है। तो डायोशियस वैरायटी में प्रॉब्लम है, पता नहीं कितने मेल कितने फीमेल निकल आए, ऊपर से पॉलिनेशन की दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए वैरायटी डेवलप की गई गायनोडायोशियस, गायनोडायोशियस। अब इसमें होता क्या है देखो, अच्छा नाम तो समझ में आएगा, गायनो डायोशियस। तो डायोशियस से समझ लोगे कि मामला दो लोगों के बीच में, डायोशियस से मतलब समझ में आ रहा है कि मामला क्या है, ये वाला मामला है कि ये वाला मामला। अगर होता तो ये ऐसा होता गायनो मोनोएशियस, लेकिन क्या है ये डायोशियस। तो मामला कौन सा वाला हो बैठा, ये वाला, ठीक है। अब गायनो का क्या मतलब है, फीमेल। मेल के लिए क्या यूज करते हैं, एंड्रो, एंड्रो। और तुम्हें पता होगा डॉक्टर्स भी होते हैं गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, और दोनों ही मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी होती हैं उनको डील करते हैं, गायनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। यहीं से ये गायनो का मतलब है फीमेल। तो होता क्या है, डायोशियस से समझ लो कि क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल, तो एक मेल बना देते हैं और एक फीमेल, मतलब कि दो प्लांट होंगे डायोशियस से, मतलब दो प्लांट होंगे। और गायनो का मतलब है कि एक प्लांट स्पेसिफिकली सिर्फ फीमेल का होगा, क्या, फीमेल का, ये वाला साइन। एक प्लांट पूरा क्या होगा, फीमेल का, और एक प्लांट जो होगा उसमें मेल होगा, फीमेल होगा, और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट क्या था, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, जब प्लांट में नहीं, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल होगा, उसको क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट उर्फ बाइसेक्सुअल उर्फ परफेक्ट फ्लावर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक क्या होगा, मेल, एक होगी फीमेल, और एक हो सकता है क्या, हर्माफ्रोडाइट, मेल
ये फीमेल, फीमेल का कौन सा साइन, ठीक है, मेल, मेल का कौन सा साइन, ये, और इसका कौन सा साइन, ये वाला, बाइसेक्सुअल। ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट्स में, ह्यूमंस में नहीं होती है, लेकिन प्लांट में ये एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये दो टाइप के होंगे, एक ए प्लांट होगा और एक बी प्लांट होगा। अब देखो फीमेल, फ्रूटी फ्रूट 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 फ्रूट, यहां भी फ्रूट फ्रूट फ्रूट, और यहां मेल भी है जो पॉलिनेशन भी कर देगा। क्या कर देगा, पॉलिनेशन भी कर देगा, लेकिन सब प्लांट्स में क्या लगेंगे, फ्रूट लगेंगे, ठीक है। सुनो, हाँ बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो एक मेल प्लांट कोई फ्रूटिंग नहीं देता था डायोशियस वैरायटी में, वो आज गाइनोडायोशियस वैरायटी में आपको फ्रूट दे रहा है, प्रोडक्शन पर प्लांट बढ़ जाएगा। फीमेल तो वही है जो डाई में थी, वो यहां भी है, देखो जो यहां पे थी फीमेल, वो यहां भी है फीमेल एक प्लांट पूरा। चेंज हम इस वाले प्लांट में लेके आए, इस वाले प्लांट में, उसमें हमने फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर इंट्रोड्यूस हुए, चेंज अब यहां लेके आए हैं, तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये 100 के 100 भी मेल निकल गए तो कुछ ना कुछ तो फ्रूट मिलेगा ही, क्योंकि इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर्स होंगे, और ये भी होगा, ये वाला फ्लावर, ठीक है। और पिक्चर से समझो, ये देखो, ये होती है पपाया फीमेल प्लांट, पपाया फीमेल प्लांट, ये देखो मेल प्लांट, मेल प्लांट, ये फ्रूट नहीं है, तुम्हें लगा मेल फ्रूट दे रहा है, ये फ्रूट नहीं है, दे आर द सैक्स एक्चुअली, इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है, ये कोई फ्रूट नहीं, इसको काट के खाया नहीं जाता है, ये वाइट वाइट कलर के स्पॉन्जीज होते हैं जो लटके होते हैं। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगी, ये अपने सर से पूछना, ये फ्रूट नहीं है, ये मेल प्लांट है। नहीं बेटा ये नहीं खाया जाता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये कहां से लटक रहा है, ये देखो, ये देखो, अरे यार रुको, सेल्फ फर्टिलिटी सेल्फ कंपेटिबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी में से एक ये निकल, उसकी वजह से एक चीज ये होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ब्रीडिंग पढ़ाया सर ने सुबह, ब्रीडिंग कौन पढ़ा रहा, उपेंद्र सर, सर से पूछना, ये मैडम ने एक ऐसी पिक्चर दिखाई थी, उसमें ये क्या मतलब था। सुनो पिक्चर भेज देंगे, अब इधर देखो, ये देखो, अब ये देखो जो गाइनो वैरायटी थी, पपाया हर्मोडाइट प्लांट विथ फ्रूट्स, मेल और फीमेल और हर्माफ्रोडाइट सब, फीमेल ऊपर फ्लावर होगा जो उस पिक्चर में नहीं आया। तीनों नहीं, एक हो सकता है, तीनों के कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, हो सकता है एक प्लांट में ये दो का कॉम्बिनेशन हो जाए, या हो सकता है एक प्लांट में तीनों आ जाए, या हो सकता है एक प्लांट में ये दो का कॉम्बिनेशन हो जाए, ये दो का, समझ रहे हो, ये दो का हो सकता है एक प्लांट में, कैसे, एक प्लांट में ये दो कॉम्बिनेशन हो जाए, या एक प्लांट में ये दो कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन फीमेल रहेगी रहेगी। हाँ मेल एक प्लांट में सिर्फ मेल ऐसा नहीं होगा, कॉम्बिनेशन में आएंगे, और ये हो सकता है तीनों आ जाए, ठीक है। मैटर ये समझाने के लिए क्वेश्चन यहां बनता है बेटा, ये जो वैरायटीज है याद रखना, अक्सर पूछता है ये वाली, पूसा नन्हे इज अ वैरायटी ऑफ पपाया, नहीं विच डायोशियस मोनोशियस की गाइनोडायोशियस, ठीक है। और इसमें ये पूछा है सनराइज सोलो, ये कुरघनी ड्यू और पूसा मेजेस्टी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, है ना। ताइवान, सूर्या, रेड लेडी, ये जो लास्ट में तीन लिखे हैं ना मैंने,
सुनो, ये जो लास्ट में 3 लिखे हैं ना मैंने, ये लेटेस्ट वैरायटी है, बरवानी, हाफ लॉन्ग और नॉन्ग पॉक, और ये असम में उग रही हैं, असम। बेटा इतना समझ में आया? समझ में आया? ओके, लिखो पूसा मैजेस्टी के ऊपर लिखो हाईएस्ट पेपीन प्रोडक्शन, हाईएस्ट पेपीन प्रोडक्शन। एंड लिखो ये मतलब लिखो, ये नोट्स इसका भी भेज देंगे, जो इसके सामने लिखा हो वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है? कुछ इसमें समझाना नहीं है, ठीक है? अब लिखो प्रोपोगेशन, प्रोपागेशन, प्रोपागेशन। बेटा इसका फोटो ले लो सर से पूछने के लिए, हमें बता देना, हमको भी नहीं पता है। फिर लिखो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन क्या लगता है किससे उगेगा? ए सेक्सुअल, तुमने ए सेक्सुअल बोला, वेरी गुड। सीड जो बोला ना आपने, उससे प्रोपोगेशन मेथड बताया सेक्सुअल। लिखिए प्रोपोगेशन ओनली थ्रू सीड, ओनली थ्रू सीड। इसकी कटिंग मत लगाने बैठ जाना, ना इसमें ग्राफ्टिंग करने बैठ जाना, ना इसमें लेयरिंग करने बैठ जाना। किसमें? पपाया में। ओनली थ्रू बेटा सीड या फिर टिश्यू कल्चर, या फिर टिश्यू कल्चर उर्फ माइक्रो प्रोपोगेशन, वो भी एसेक्सुअल मेथड का एक टाइप है, ठीक है? प्रोपोगेटेड ओनली थ्रू सीड और विया टिश्यू कल्चर, और विया, ये एक टर्म यूज करते हैं, और विया, विया मतलब और बाय आ, और विया टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। फिर बेटा लिखो सीड रेट, सीड रेट इसी में लिखो प्रोपोगेशन में। सीड रेट गायनों का लिखिए 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, केजी नहीं बोल रही हूं मैं, ग्राम, यूनिट्स पे फोकस करें, इट्स अ ग्राम। 250 टू 300 ग्राम पर हेक्टेयर। गायनो और डायोशियस 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ग्राम पर हेक्टेयर। फिर बोल रही हूं ग्राम पर हेक्टेयर। अगर तुम लोग वहां केजी लगा के आए यूपी कैटेड में, फिर 1 किलो के डंडे से मारूंगी, ठीक है बेटा? क्या है? ग्राम पर हेक्टेयर, नॉट केजी पर हेक्टेयर। क्या है बेटा? ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है? नेक्स्ट, seed viability is up to 3 months. Seed viability, seed viability ability up to 3 months, up to 3 months। बेटा कर लिया? खुश? खुश? बेटा हो गया? अब लिखो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट। फीमेल फ्लावर इन समर, female flower in summer and male flower during winter।
मेरे लिए लेके आना, अच्छी लग रही है। नहीं ऐसे बोल रही हूँ। ऐसे बोल रही हूँ। फीमेल फ्लावर इन समर एंड मेल फ्लावर इन विंटर। और ठंडियों में मेल फ्लावर आता है। ठीक है, वेरी गुड। फ्लेवरिंग कंपाउंड, फ्लेवर बेटा कहां से आएगा, यहां से कि यहां से? यहां से टेस्ट होता है, यहां से फ्लेवर, यहां से फ्लेवर आएगा। बेटा यहां से अरोमा, खुशबू, अरोमा, नॉस्ट्रिल, खुशबू यहां से, फ्लेवर टंग। तो अगर बोला फ्लेवरिंग कंपाउंड, यानी कि उसको खाने में जो उसको टेस्टी टेस्टी बना रहा है ना, उस कंपाउंड का नाम। तो फ्लेवरिंग कंपाउंड लीनालूल, लीनालूल, फ्लेवर जो पपाया का एक फ्लेवर है वो इसकी वजह से है। और एक और इसके साथ है कि ये पिगमेंट हमारी टंग के बहुत टाइम तक रह जाते हैं, इसलिए पपाया खाओ उसका टेस्ट रहता है टाइम तक। जैसे पपाया खाओ तो पूरा दिन रहता है कि आप पपाया खाया है, एक इफेक्ट रह जाता है टंग के ऊपर। तो ये इसी कंपाउंड की वजह से, पिगमेंट का पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोल लो। ठीक है। और बेटा ये जो तुमको बताया ना, ये जो फ्रूटिंग हो रही है और इसको खा नहीं सकते हैं, इसी को कार्पेलोडी कहते हैं। कार्पेलोडी, कार्पेलोडी, CARPELLODY, फ्रूटिंग इन मेल फ्लावर। देखो लिखा है ना, पपाया मेल फ्लावर विथ मेल प्लांट विथ फ्रूट्स, इसको क्या कहते हैं? कार्पेलोडी। लेकिन ये खाने लायक नहीं होते, ये तुम अपने सर से पूछ के मुझे बताओगे, या तो मैं तो सर्च करूंगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिख पाओगे? चलो लिखो, मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ। मेल प्लांट bearing fruit, male plant bearing fruit is called as carpellody. Bearing fruit is called as carpellody. Is called as carpellody. फिर लिखो फीमेल टू मेल रेशियो, फीमेल टू मेल रेशियो कितना? 10:1। तुम क्या बता रहे हो? 9:1, यानी कि 9 फीमेल 1 मेल। बेटा 10:1, 10 फीमेल पे 1 मेल। 9 लिखवा दिया? नहीं, मैंने लिखवाया होगा कि 10:1। चलो इसको लिखो, रेशियो ऑफ फीमेल इज टू मेल 10:1। मुझे दिखा देना, हो सकता कहीं कुछ और में कुछ कर दिया हो। 10:1। ठीक है, 10:1। अब देखो प्लांटिंग, प्लांटिंग क्या हो गया? फेंक देंगे उठा के, हवाई जहाज बना के यहीं नीचे गिरा दूंगी मैं, उड़ते रहना। प्लांटिंग, लिखो रिकमेंडेड स्पेसिंग
is 6,000 plants per hectare. Recommended spacing is 6,000 6,000 plant per hectare. 6,000 plant per hectare at 1.25 into 1.25 मीटर. बेटा ये 1.25 मीटर लिखा है जो मैंने, ये कौन सा मेथड ऑफ प्लांटिंग है? वेरी गुड बेटा, ये स्क्वायर प्लांटिंग. बेटा ये कैसा है? स्क्वायर प्लांटिंग. स्क्वायर प्लांटिंग मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा. देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहां प्लांट, यहां प्लांट, यहां प्लांट, यहां प्लांट, प्लांट ही प्लांट, खूब सारे प्लांट, भर जाएंगे प्लांट. ठीक है. और इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस कितनी 1.25 और ये डिस्टेंस कितनी 1.25. तो ये कैसी प्लांटिंग हो गई? स्क्वायर प्लांटिंग. बेटा इसी में एक रेक्टेंगल प्लांटिंग हो जाती है. उसमें क्या होता है? प्लांट 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 प्लांट. और ये डिस्टेंस अगर मान ले 1 है तो ये थोड़ी चेंज हो जाती है. तो ये मान लेते 0.5 है. ये क्या है 1 मीटर. ये कैसी प्लांटिंग है? रेक्टेंगुलर प्लांटिंग. ये कैसी प्लांटिंग है? रेक्टेंगुलर. अब ये दो बेस हो गए. इसी में लगाना चालू करो फिलर. अगर तुमने स्क्वायर में कोई फिलर लगा दिया, प्लांट 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 प्लांट, ये हो गया हेक्सागोनल प्लांटिंग. क्विनेक्स, राइट, वेरी वेरी ओके ओके ओके, ये मुझे लग ही रहा था. ये हो गया क्विनेक्स. क्विनेक्स प्लांटिंग. इसमें जब स्क्वायर के अंदर फिलर लगाया और जब इसमें लगाया फिलर तो तब हेक्सागोनल. ये प्लांट 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 प्लांट. ये कैसा? अब सही है भाई? तो ये क्या हो गया? ये मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ. हेक्सागोनल. अब देखो हेक्सागोनल कैसे बनाइए. देखो बना हेक्सागोनल. बेस क्या था? एक स्क्वायर बेस था और एक क्या बेस था? रेक्टेंगुलर बेस था. जब स्क्वायर बेस में हमने फिलर किए, फिलर मतलब उस स्पेस के बीच में प्लांट लगाना स्टार्ट किया, तो हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी दी? क्विनेक्स, या इसी को शायद फिलर प्लांटिंग कहते हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं फिलर प्लांटिंग. ठीक है. और जब हमने रेक्टेंगुलर बेस पे हमने फिलर स्टार्ट किए तो हमने इसको क्या टर्मिनोलॉजी दी? हेक्सागोनल. चेक कर लेना अगर बोलते हैं कि नहीं. इसको क्या बोला हमने? हेक्सागोनल. समझ में आया? लेकिन हमने पपाया में कौन सी बताई? सिर्फ स्क्वायर. उसमें फिलर नहीं कर रहे. फिलर नहीं कर रहे. 1.25 मीटर में क्या ही फिलर करोगे तुम? प्लांट जी पाएगा? 1 मीटर बेचारे इतने तो डिस्टेंस पे लगे हुए हैं वो. एक तो इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी 1.25. इसमें तुम बीच में एक फिलर भी लगा दो. आओ, बहुत महान बन रहे थे तुम. तो ये देखो जो बेसिक थे वो बेसिक प्लांटिंग थे. ये जो हमने मेथड अपनाया ना, यही HDP हो जाता है.
हाई डेंसिटी प्लांटिंग। और इसी में हम लोग क्या करने लगते हैं, कभी कभी ट्रेंचेस खोद खोद के प्लांट लगाना स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो की वैरायटीज करते हैं। यूएचडीपी, ट्रेंचेस खोले, उसमें प्लांट बहुत पास पास लगाना स्टार्ट किए। यूएचडीपी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो की वैरायटीज करते हैं। आम्रपाली 1600 या 1600 पर हेक्टेयर पर प्लांट, 1600 पर हेक्टेयर प्लांट, मजाक है? बताएंगे अभी, चलने दो क्लास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का डिफरेंस। समझ में आया कि स्क्वायर किस में कर रहे थे, पपाया में, ठीक है। और एक बात याद रखना, एचडीपी यूएचडीपी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो शॉर्ट वैरायटी, छोटी होनी चाहिए। जो तुम्हारी बढ़ गई ना और खूब सारा फोलिएज बना ली, वहीं तुम तबाह हो जाओगे, वहीं तुम। कैनोपी छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन बहुत जरूरी है। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाया उसके साथ सही से, वो प्लांट नहीं जी पाएंगे। और तीसरी चीज बहुत है कि उसका मैनेजमेंट, पैथोलॉजी एंटोलॉजी सबके बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। बेटा स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे ऐसे आकार जिनकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो बेटा यहाँ भी 1.525 था, ये भी 1.25 है। और तुम्हारे, और सुनो, चलो कोई बात नहीं, सुनो, ये भी 1.25, ये वाली जाए, ये भी 1.25 हो गया स्क्वायर। ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 1.5, ये भी 0.5 हो गया रेक्टेंगल। इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल है। तो ये स्क्वायर है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। आज की क्लास से और कोई दुविधा परेशानी तो शेयर करें अभी। कोई डाउट, किसी भी प्रकार की उलझन समस्या तो अभी बताएं, ठीक है। चलिए तो आज हेडिंग डाल के जाइए ताकि मुझे याद रहे मुझे क्या करवाना है। हेडिंग डाल के जाओ एक, हाँ, क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये हेडिंग डाल लो बस, क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके।